हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जितने भी भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो पढ़ेंगे और ये कम्प्लीटली अपडेटेड वीडियो रहेगा। ये 2026 में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, जिसमें आपको करेंटली अपडेटेड इसमें लिस्ट मिलेगी और डिटेल डिस्कशन मिलेगा। अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है तो आप हमें ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है जीएस विद अशोक। यहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली पढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 2025 में 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है, हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसमें शामिल किया गया है जो कि है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, जो कि मेनली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसको 2025 में यूनेस्को ने अपनी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया है, ठीक है। तो पूरा अपडेटेड वीडियो है और डिटेल में डिस्कशन है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा बायोस्फीयर रिजर्व कैसे बनाए जाते हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सबसे बड़ा संरक्षित एरिया होता है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इन सबसे, चाहे बर्ड सेंचुरी हो, एलिफेंट रिजर्व हो, इन सबको कंबाइंड करके बनाए जाते हैं क्या, जो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर आपको पढ़ना है तो आप केवल आप विकिपीडिया या कहीं पे भी जाके आप लोग डायरेक्ट लिस्ट से रट सकते हैं। बट अगर इफ़ यू वांट टू लर्न कंसेप्चुअली तो आपको ये वीडियो डिटेल में आपको समझने में मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो यूनेस्को है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था क्या है? ये एक प्रोग्राम चलाती है जो कि है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या करती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं, उनके बारे में देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम में शामिल किए गए भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि 13 हैं, उनको भी देखेंगे। और उनके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क शामिल हैं ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए हम लोग कितने डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बाद आपको याद भी हो जाएंगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। अब ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी, ठीक है, 1971 में। तो ये पॉइंट याद रखने के लिए है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो कब शुरुआत करी गई थी उसकी, तो वो 1971 में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी यूनेस्को के बारे में कभी भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते रहते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यूनेस्को का ये प्रोग्राम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम, कोई भी जो चीज़ लॉन्च करी जाती है उसका मेनली क्या चीज़ होती है, उसका उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रोग्राम लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? ये प्रोग्राम लॉन्च करने का उद्देश्य है मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलित संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि नाम से ही हम लोगों को पता है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो मानव है और जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उनके बीच में संतुलित स्थापित करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक। और ये जो प्रोग्राम है ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब इसके उद्देश्य को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो है 3 मुद्दों पर ये कार्यक्रम जो है काम करता है, ठीक है। MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये 3 कौन कौन से मुद्दों पर कार्य करता है? एक सबसे पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करता है, यानी कि जो जैव विविधता है उसको कंजर्व करने पर ये काम करता है। और हम लोग बायोडाइवर्सिटी तो जानते ही हैं, जैसे कि जिसमें कि चाहे प्लांट हो, जीव जंतु हो, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की रक्षा करना, ठीक। सेकंड चीज है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब कि पर्यावरणीय परिवर्तन और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूनेस्को।
और तीसरी चीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है नेचुरल रिसोर्स की कमी ना हो। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रोग्राम काम करता है। उसके अलावा एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इसमें क्या होता है, एजुकेशन और रिसर्च भी करी जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन और जानकारी का आदान प्रदान भी किया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये इसके क्या है, कुछ निम्न मुद्दे हैं जिस पर ये प्रोग्राम वर्क करता है, यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला। फिर बायोस्फीयर रिजर्व का अब इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, तो हर देश में सबसे पहले अपना डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है। अब जैसे कि भारत में अपने डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं, 18 हैं, जिसमें कि यूनेस्को ने इंटरनेशनल एक यूनेस्को संस्था है, तो उसने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है 13 को, तो 18 तो डोमेस्टिक हैं, उसमें 13 जो है यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं, जिसके उद्देश्य उस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे, उन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यूनेस्को क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेगा, उन बायोस्फीयर रिजर्व में क्लाइमेट चेंज के को प्रोटेक्ट करेगा, और नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि नेचुरल रिसोर्स जो है उनका संतुलित उपयोग हो सकते। उसके अलावा उसमें एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो ये जब इसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये चीज़ें उस पर इंटरनेशनल बॉडी जो यूनेस्को है वो काम करती है। तो हमारे देश में सबसे पहले क्या होता है, ये कैसे इंटरनेशनल स्टेटस मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो सबसे पहले तो डोमेस्टिकली हर देश अपने बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करता है, जैसे कि हम लोगों ने 18 किए हुए हैं, जिसमें 17 ने केवल 13 ने अप्रूवल, यूनेस्को ने 13 को अप्रूवल दिया है अपनी लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को से अप्रूवल लिया जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद वह शामिल हो जाता है, और ये शामिल हो जाता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, WNBR में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जब यूनेस्को अप्रूव कर देता है, उसमें उससे क्या हो जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो जो ग्लोबली जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उस लिस्ट में शामिल हो जाता है उस देश का बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत की गवर्नमेंट द्वारा घोषित करे गए हैं। बट यूनेस्को ने कितने जो है शामिल किया है, कितने को, तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है अपने नेटवर्क में। ठीक, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक, और किस प्रोग्राम के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व का ये क्या है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। अब देखते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का जोनेशन, यानी कि क्षेत्र का विभाजन, कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से जोन्स हैं जिससे मिलकर क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो मुख्यतः कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। ठीक, एक बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि कोई भी संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व अगर घोषित है तो उसमें किस तरीके का पार्टीशन होता है। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, एक तो ये आप देख रहे हैं बीच में सर्किल, ये क्या है, ये कोर जोन इसे कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड होता है बफर जोन, और थर्ड होता है ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन। तो अब यहाँ पे एक इमेज भी लगी है। ठीक है, ये आप इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि कौन कौन से जोन हैं। तो कोर जोन सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है, ये है कोर जोन। फिर उसके बाद क्या है, ये है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन सबसे लास्ट वाला कौन सा जोन है, ट्रांजिशन जोन। और बफर जोन जो इन ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच का एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया कौन सा है, ये बफर जोन है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन जोन है और जो वो है हमारा कोर जोन, उसके बीच के एरिया को क्या कहा जाता है, बफर जोन। ओके, अब इनमें देखते हैं कि इन जोन में क्या क्या अलाउ है और क्या क्या नहीं अलाउ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा होता है, कोर एरिया। ठीक, तो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके कोर एरिया में हमेशा क्या होंगे, सबसे रिस्ट्रिक्शन होगा, और उसमें ही नेशनल पार्क होते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क हमारे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं जहां पर ह्यूमन इंटरवेंस अलाउ नहीं होता है। तो देख लेते हैं कोर एरिया के बारे में। तो कोर एरिया क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंदरूनी भाग होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये सारा क्या है, कोर एरिया है। एक बायोस्फीयर रिजर्व ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्षेत्र अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होता है तो उसमें एक कोर एरिया होगा, फिर बफर जोन होगा, फिर क्या होगा, बफर जोन होगा, और बफर जोन के बाद में ये हमारा ट्रांजिशन जोन होगा। ठीक, तो अब इसका मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कोर की, तो ये क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है,
लीगली प्रोटेक्टेड होता है ये। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज पूरी तरह से प्रतिबंधित, यानी कि ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली जो है डिनाइड होती हैं इस कोर एरिया के अंतर्गत, यानी कि लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। और इसमें जो रिसर्च है, कोर एरिया में रिसर्च की जाती है बट लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, इसके अंदर जो है वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च के लिए जा सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड वे में। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कोर एरिया है, कोर एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी कि जैव विविधता को कंजर्व किया जाता है। कोई भी इंटरवेंशन नहीं अलाउ है। इसका मतलब क्या है, ये सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है और इसमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस को सबसे कम किया जाता है, ठीक, और कंजर्व किया जाता है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब कोर जोन क्या होता है, कोर जोन में जनरली क्या होते हैं, नेशनल पार्क होता है, क्योंकि नेशनल पार्क क्या है, हमारे सबसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में कई सारे नेशनल पार्क हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक लेंगे किसका, नेशनल पार्क का, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इनमें क्या डिफरेंस है, और ये नेशनल पार्क कितने हैं और टोटल इनके क्या क्या फीचर होते हैं नेशनल पार्क के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है भारत में, नेशनल पार्क। ठीक है। तो नेशनल पार्क अधिकतर क्या होता है, जो बायोस्फीयर बना होता है उसका कोर एरिया में क्या होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं। ठीक, और एक से ज्यादा भी नेशनल पार्क हो सकते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो कोर जोन में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब जो नेशनल पार्क हैं वो क्या है, IUCN जो है, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर ऑफ नेचर। इसकी जो लिस्ट है, शेड्यूल है, उसके सेकंड शेड्यूल में नेशनल पार्क को रखा गया। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के बाद सेकंड शेड्यूल में रखा गया है, जिससे कि क्या है, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। और इसका IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ग्लैंड जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ओके। अब IUCN जो है वो हमें क्या बताता है, ये हम लोग अलग से एक टॉपिक लेंगे, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्ट्रेटेजी का, उसमें पढ़ेंगे। बाकी IUCN एक रेड डेटा बुक देता है, जिसमें कि वह फ्लोरा ऑफ फौना, मतलब कि एनिमल और पौधों की क्या बताता है, थ्रेटन्ड वाली डिसीज, जो कि डिफरेंट जो उनके पैरामीटर हैं उनमें 8 और 9 जो कैटेगरी हैं उनमें डिवाइड किया जाता है कि कौन सी प्रजाति लुप्त होने वाली है, कौन सी खतरे में है, कौन सी खत्म हो चुकी है, या कौन से को खतरा है। ठीक है। तो ये हम लोग कभी उसमें देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में IUCN का टॉपिक। तो अभी देखते हैं कि ये क्या है, नेशनल पार्क IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो कोर एरिया में क्या है, सबसे पहले कोर, एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरिया होते हैं, एक कोर एरिया, एक बफर जोन और एक ट्रांजिशन जोन। ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही पता है, कोर एरिया सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है। और उससे कम कौन सा होगा, बफर, और बफर से सबसे ज्यादा कम प्रोटेक्टेड कौन सा एरिया होगा, ट्रांजिशन जोन। ठीक, यानी कि बाहर वाला एरिया। इसमें ये देखो फोटो भी, लोग भी घूम सकते हैं, ट्रेन भी चल सकती है, और यहाँ पे घूमने भी लोग आते हैं, फैक्ट्री भी लगी होती है, ये सारी चीजें लगी हैं। और इसमें लिमिटेड, ये यहाँ पे पशु भी चल सकते हैं बफर वाले में, थोड़ा बहुत कैंपिंग एम्पिंग फिशिंग इशिंग भी हो सकती है, कौन से वाले, बफर में। लेकिन कोर में कुछ चीज अलाउड नहीं होती है, जैसा कि हम लोगों ने इसकी विशेषताएं देख ली। जैसे कि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड, और उसके बाद रिसर्च इसमें लिमिटेड और कंट्रोल, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरवेंशन कम है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लॉस नहीं होगा। और इसके कोर जोन में मुख्यतः क्या होते हैं, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके कोर जोन में जनरली क्या होता है, नेशनल पार्क होता है। ओके। तो ये चीज याद रखनी है। और जो IUCN है वो IUCN के द्वारा कैटेगरी सेकंड में ये प्रोटेक्टेड है। ओके। अब देखते हैं बफर जोन। तो बफर जोन क्या है, कोर एरिया के आसपास का क्षेत्र, जैसा कि फिगर में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है बफर जोन की, तो इसमें रिसर्च एजुकेशन एक्टिविटी अलाउड होती हैं, लिमिटेड टूरिज्म अलाउड होता है, फिशिंग और ग्रेजिंग नियंत्रित रूप से की जाती है। ठीक है। तो फिशिंग भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग, जैसा कि पिक्चर में ये हमने दिखाया भी है। ओके, ये गाय चल रही है, ये फिशिंग कर रहा है एक व्यक्ति। तो उस तरीके से आप लोग ये चीज याद रखते हैं। बाकी आप डायग्राम केवल अगर ध्यान से देखेंगे तो भी ये विशेषताएं आप लोग पूरी याद हो सकती हैं। ठीक है, ये आप अगर देखें, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग
पढ़ सकते हैं। ये तो बस एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर डायग्राम आपको याद है तो ये सारी विशेषताएं आपको याद हो जाएंगी। तो फिर मुख्य विशेषताएं क्या है? रिसर्च एंड एजुकेशन अलाउड, लिमिटेड टूरिज्म अलाउड, फिशिंग ग्रेजिंग अलाउड और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन अलाउड। ठीक है, जो माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका कलेक्शन भी अलाउड है, यानी कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वहाँ से जो भी प्रोडक्शन है फॉरेस्ट का वो वहाँ से ले सकते हैं। छोटी लकड़ी लेना और घास काटना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बफर जोन में। और बफर जोन में क्या होगा? अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या होगा? कोर जोन में नेशनल पार्क होगा, फिर उसके आसपास का एरिया में क्या होंगी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम आगे टॉपिक वही मैं बता रहा था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर इसके बाद टॉपिक लेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसमें क्या है, फिर हम लोग उसमें कंपैरिजन देखेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन पे है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको होता है? नेशनल पार्क को, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो तभी तो कोर जोन में नेशनल पार्क है और उसके बाद बफर जोन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ होती हैं। और इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, यानी कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हो सकती हैं। ओके, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है एक बहुत ही बड़ा संरक्षित एरिया होता है, जैसा कि हम लोग अब ये पढ़ के समझ चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हो सकती हैं और ये कैटेगरी नंबर 4 में। तो अब कोर जोन में क्या था? नेशनल पार्क, और जो कि IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में जो है कंजर्व था। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ जो कि बफर जोन में होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, वो कौन है? कैटेगरी नंबर 4 में है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन, यानी कि ये सबसे बाहरी क्षेत्र है और इसमें क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड, यानी कि इसके जो इस एरिया में क्या है? ह्यूमन जो है हम लोग सेटलमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि रह भी सकते हैं। और इसमें एग्रीकल्चर भी अलाउड है, फॉरेस्ट्री अलाउड है, यानी कि सबसे ईजी ये गोइंग है, यानी कि इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे कम है। सबसे आउटर मोस्ट एरिया जिसे ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन या एरिया ऑफ कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें रोड, रेलवे, फैक्ट्रीज पॉसिबल हैं, जैसे कि फिगर में देखो बताया गया, फैक्ट्री लगी है, रोड है, ट्रेन चलती है, फोटोग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट, सारा कुछ ये ट्रांजिशन जोन में अवेलेबल है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। अब फिर क्या है? तो ये सारी चीजें, ये तीनों क्षेत्र क्या है? मिलके बनाते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व को। तो यानी कि एक प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें कि क्या होगा? 3 जोन होंगे, कोर जोन, फिर बफर जोन और उसके बाद ट्रांजिशन जोन। और उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, वो हम लोगों ने देख ली। तो कोर जोन में सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे नेशनल पार्क होते हैं। फिर उसके बाद बफर जोन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ होती हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन में, हालांकि उसमें भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, सेटलमेंट अलाउड होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है, रोड, रेलवे, फैक्ट्रीज भी लगा सकते हैं। ओके, और कंजर्वेशन भी होता है साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन की बात है। फिर उसके बाद देखते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो क्या है इको सेंसिटिव जोन? क्या है? इकोनॉमिक, मतलब कि इकोलॉजी के लिए सेंसिटिव जोन कौन सा है? तो सरकार के द्वारा घोषित संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है और कई गतिविधियां इसमें प्रतिबंधित या नियंत्रित की जाती हैं। और प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास बफर सेफ्टी की लेयर होती है, यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके आसपास में क्या बनाए जाते हैं? इको सेंसिटिव जोन, जिसमें कि ये सारी चीजें कंजर्व करी जाती हैं। किस माध्यम से? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है ECZ, और कई गतिविधियों को प्रतिबंध किया जाता है क्योंकि उसको एनवायरमेंट को हानि ना पहुंचे इस वजह से। ठीक है, तो ये होते हैं ESG। तो अब स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो चार चार करके देखेंगे, फिर लास्ट में इकट्ठा देखेंगे। ठीक है, पूरे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था तमिलनाडु का नीलगिरी, जो है नीलगिरी माउंटेन्स, हम लोगों ने पढ़े होंगे, ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं जिन्हें। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन सी है? डोडा बेटा। ओके, ये तो खैर स्टैटिक टॉपिक के वो हो गए फैक्ट, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसका जो एरिया है वो कितना है? 5520 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 5520 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये 1986, और हम लोग जानते हैं इसी टाइम क्या आया था?
एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 का है हमारा। तो उसी टाइम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या है, नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया था। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये तो लोकेशन दी गई है। तो लोकेशन में क्या है, ये तमिलनाडु में पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्राई जंक्शन पे जैसे कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की जो बीच में है वो नीलगिरी माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि 3 स्टेट में है। तो इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और मतलब किस एरिया में है, तो ये इसमें तो एरिया बताया गया, इसके आगे पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोले, बांदीपुरा और मधुमलाई। तो ये क्या है, सारे नेशनल पार्क, नागरहोले, बांदीपुरा और मधुमलाई। फिर नीलंबूर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और सिरुवनी हिल्स जो है इस एरिया में ये लोकेशन बताया गया है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितनी जगह में है। ओके, तो ये क्या है, वायनाड, पार्ट ऑफ वायनाड में है जो कि कर्नाटका में है। फिर उसके बाद नागरहोले, ये भी कर्नाटक में है, बांदीपुरा भी कर्नाटका में, फिर मधुमलाई तमिलनाडु में है, और साइलेंट वैली ये केरला में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी कि ये 3 स्टेट में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। किसमें किसमें, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। फिर उसके बाद नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, और इसमें कौन है, ये पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, यानी कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किसकी, उत्तराखंड की, और ये 1988 में घोषित किया गया था। ठीक, तो नंदा देवी और नौक्रेक दोनों 1988 में, और तो नंदा देवी उत्तराखंड में और नौक्रेक कहाँ पे, मेघालय में, और ये गारो हिल्स के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार 1989 में, और ये साउथ मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, जो कि हम लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार का निकोबार का जो है साउथर्न मोस्ट आइलैंड है, जो कि ग्रेट निकोबार है, वो उस पर पड़ता है, अंडमान निकोबार के। ठीक, अब ये तो होगी लोकेशन। ये है हमारे क्या, पहले 4 बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि क्या है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है, और ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, यानी कि ये ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में, और नौक्रेक जो कि कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और ये क्या है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको याद रखना है। लोकेशन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कि 3 स्टेट में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये कंटेन, इसमें क्या क्या है, तो नीलगिरी माउंटेन जैसे ब्लू माउंटेन का भी जो भाग है, और ये वेस्टर्न घाट में स्थित है, और वेस्टर्न घाट को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है 2012 में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज द डिफरेंट वन। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं। ठीक, वो अलग है, और यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम अलग है, जिसमें कि बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। ठीक, तो वेस्टर्न घाट जो है, क्योंकि ये नीलगिरी माउंटेन्स जो ब्लू माउंटेन है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स में ही स्थित है, और वेस्टर्न घाट को हम लोग जानते हैं, एक वेस्टर्न घाट क्या है हमारा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका टॉपिक हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं ऐसे ही। तो वेस्टर्न घाट क्या है, हमारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, यानी कि जो 13 हैं, टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें कि 13 क्या हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो उसमें नीलगिरी भी शामिल है। तो नीलगिरी जो पहला है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में भी शामिल है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क हैं इसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ का है, केरला का है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने देखा फिगर में, तो एक ये क्या है, ट्रांजिशन जोन, फिर बफर जोन के बाद ये कोर एरिया। तो अब ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कौन सा है, नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके कोर एरिया में 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक, मैंने क्या बताया था कि कोर एरिया में क्या होते हैं, नेशनल पार्क। तो कौन कौन से हैं, एक तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक, दूसरा है मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो ये मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ का है, तमिलनाडु का, और ये है केरला का, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या है, इसके कोर एरिया में आएंगे। फिर उसके अलावा अब उसके बाद टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था, ये क्या है, बांदीपुरा
टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, और फिर मधुमलाई तमिलनाडु का ये भी टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये भी किसके, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो जो है एक नेशनल पार्क है उसके अंदर टाइगर रिजर्व भी होता है, ये हम नेशनल पार्क में देखेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क के कोर एरिया में क्या होगा, टाइगर रिजर्व होगा, और बायोस्फीयर रिजर्व के कोर में क्या होगा, नेशनल पार्क होगा। ओके, थोड़ा सा कम कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें कर्नाटक के हैं, तो कर्नाटक के अगर टाइगर रिजर्व देखे जाएं तो कौन कौन से हैं, बन्नरघट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुखा, दांडेली, अंसी। ठीक, ये सारे क्या हैं, कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं, जो कि हम लोग टाइगर रिजर्व के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग अगर कंजर्वेशन में देखेंगे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, फिर उसके बाद नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, फिर टाइगर रिजर्व है, फिर अब ये क्या है, ये एनिमल के लिए एक प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनाएंगी, जैसे कि बर्ड के लिए बर्ड सेंचुरी बनाएंगी, फिर हाथी के लिए एलिफेंट रिजर्व बनाएंगे। ओके, ये चीज़ें हैं, और ये क्या है, कंप्लीटली इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लेस प्रोटेक्टेड होगी, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जिसके अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, फिर उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो इसके अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ का है, केरला का, और मुकुर्थी नेशनल पार्क जो कि है तमिलनाडु का, और बांदीपुरा जो टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है, नागरहोले टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में, ये भी किसमें शामिल है, ये भी इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, यानी कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर एरिया है उसके ही अंदर ये सारे टाइगर रिजर्व भी पाए जाते हैं, जिसमें 2 कर्नाटक के हैं, 2 कर्नाटक के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं, एक मुदुमलाई और एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहले शायद मैंने ये बता दिया नेशनल पार्क, लेकिन ये क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, ये हमने बता दिए सारे कर्नाटक के जो है 5 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि बांदीपुरा, बन्नरघट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुखा, दांडेली, आंसी। ओके, आंसी। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कौन कौन सी, अब इसके बफर जोन में कौन सी होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, अलारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी केरला की है, और एक करीमपूजा, ठीक है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला की। तो इस प्रोटेक्टेड एरिया जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से पाए जाते हैं, जो यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो नीलगिरी तहार, ठीक है, नीलगिरी तहार ये जो है ये इसका क्या है, बहुत ही फेमस है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, यानी कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है, ये जो हमारा नीलगिरी तहार है, और एक इसमें पाया जाता है इसी बायोस्फीयर रिजर्व लॉयन टेल्ड मकाक, मकाक मतलब कि एक बंदर है, बंदर की प्रजाति है, और इसकी जो पूंछ है वो शेर की तरीके होती है, ये भी इसका ये मतलब कि यहाँ की प्रजाति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से कोर एरिया में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उसके आसपास बफर जोन में ये किस में पाई जाएंगी, बफर जोन में, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाएंगी, कोर जोन में पाई जाएंगी। ठीक है, नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है टाइगर रिजर्व होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सारी। अब इसके बाद सेकंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें क्या है, लोकेशन इसकी कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और ये भी किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2004 में ये शामिल किया गया है। अब इसके कोर एरिया में क्या पाया जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और दोनों कहाँ पे, ये उत्तराखंड में ही है, और दोनों ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी 2 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ओके, तो ये भी याद रखना है, ये नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को द्वारा घोषित हेरिटेज साइट्स भी हैं। ओके, तो ये कोर एरिया में है, और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट क्या है, जो नंदा देवी हाइट है, नंदा देवी एक पर्वत है जिसकी हाइट क्या है 7816 मीटर, और ये क्या है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में
है, अरे सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम में कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय पे स्थित, हिमालय में जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगर ट्रांस हिमालय की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कौन सी है? K2 है, ठीक है। लेकिन K2 कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में, ना कि हिमालय पे, ठीक है। तो हिमालय में हम लोग जानते हैं जैसे कि ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत है जो कि 3 पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। तो K2 कहाँ पे? यहाँ पे है K2। और K2 क्या है? POK में पड़ती है। इस वजह से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ओके। और भारत में हिमालय पे ऊंची सबसे चोटी, यानी कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो सिक्किम की कंचनजंगा, ओके। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और नंदा देवी क्या है? इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ओके। और और वर्ल्ड के हिसाब से देखी जाए तो ये 23वें नंबर पर आएगी, ठीक। 23rd हाईएस्ट पीक है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज में है, यानी कि ट्रांस हिमालय में जो सबसे ऊंची वाली रेंज है, सबसे पहली रेंज है उसे काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें काराकोरम पे पाई जाती है K2। और K2 जो कि POK डिस्प्यूटेड एरिया में पाई जाती है। तो ये इस वजह से ये भारत में हिमालय पे नहीं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम रेंज, इस वजह से ये सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हिमालय पे भारत में पूछी जाएगी तो सिक्किम की कंचनजंगा होगी। और उसके बाद डिस्प्यूटेड एरिया होने के कारण ये इंडिया पीक लिस्ट में नहीं आती है, ओके। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको वो हो जाए। अरे एक सेकंड, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सबसे ऊंची चोटी। तो आप क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक, जिसे सागर माथा भी कहते हैं नेपाल में, ठीक, सागर माथा, ओके। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर, ठीक, या 8850 मान लेते हैं, ठीक, मीटर, ये इसकी क्या है? हाइट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो भी क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो भी आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। अब पूछा जाएगा सेकंड क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया हाईएस्ट पीक, तो इसमें आप आंसर क्या देंगे? K2, ठीक, केवल पूछा है इंडिया हाईएस्ट पीक, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ओके। ये भी चीज याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा इंडिया में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या लगाओगे आप? कंचनजंगा, जिसकी 8586 मीटर किसकी इसकी हाइट है। अब पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 क्यों लगा दिया? क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? ये है काराकोरम रेंज में, और काराकोरम रेंज किसका है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी कि हिमालय के पार जो है चोटियां उनका पार्ट है ये, ना कि हिमालय का पार्ट है। तो इस वजह से ये जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद ये है नंदा देवी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एनिमल इसमें कौन कौन से हैं? नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें तो हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ताहार, स्नो लेपर्ड, और ये स्नो लेपर्ड हम लोग अभी देखेंगे। स्नो लेपर्ड जो कि कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये हम लोग देखेंगे जो कोल्ड डेजर्ट जो नया बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, उसका भी स्नो लेपर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट एनिमल है। तो इसमें भी ये नंदा देवी में भी पाया जाता है। और हिमालयन ब्लैक बियर और लंगूर और रीसस मकाक, ठीक, ये तो सिंपली रीसस मकाक हैं। और ये दोनों हैं हिमालयन मस्क डियर और हिमालयन ताहार, ओके। और स्नो लेपर्ड की हम लोग बाद में देखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसकी लोकेशन क्या है? मेघालय में है। और ये मेघालय के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र जो हैं गारो, खासी, जैंतिया, वहाँ पर ये पड़ता है।
अब इसमें इसकी जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो नोकरेक पीक है वो वेस्ट गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और उसी के नाम पे क्या रखा गया है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके कोर एरिया में क्या स्थित है, नोकरेक नेशनल पार्क स्थित है। नोकरेक, ठीक है। तो मेघालय में एक नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क, जो कि कौन सी एरिया में आएगा, उसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि नोकरेक नेशनल पार्क है, उसका कोर एरिया, ओके। और ये हिमालय जो है मेघालय में पड़ता है। और इसे क्या मिला था, यूनेस्को का, ये भी किसमें शामिल है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में ये भी शामिल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं, रेड पांडा, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेड पांडा, जो कि स्टेट एनिमल है किसका, सिक्किम का। और सिक्किम हम लोग जानते हैं, सिक्किम जो है कब, 1975 में हमारे लोगों का राज्य बना था सिक्किम, ठीक। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ये बनाया गया था सिक्किम भारत का राज्य, और इसकी राजधानी गंगटोक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओके। तो रेड पांडा यहाँ पे मिलता है। और स्टम्प टेल्ड मकाक है, स्टम्प टेल्ड इसकी मकाक की है, और पिक टेल्ड मकाक, यानी कि दोनों बंदर जिनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है टेल है, यानी कि पूंछ है। एक पिक टेल्ड है, एक पिक जैसी टेल्ड है इसकी, और एक स्टम्प टेल्ड है, ठीक। और एक हुकलॉक गबन, ये भारत की एकमात्र स्पीसीज, एप स्पीसीज है जो कि यहाँ पर भी पाई जाती है, ओके। तो ये भी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड का लगभग 85 क्षेत्र में ये शामिल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार दो द्वीप समूह में बटा है, एक अंडमान समूह के द्वीप, एक निकोबार समूह के द्वीप। तो जिसमें कि ये जो ग्रेट निकोबार है ये क्या है, साउथर्न मोस्ट द्वीप है किसका, निकोबार द्वीप समूह का। उसमें ये पड़ता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। और ये निकोबार आइलैंड में महाद्वीप है, मतलब बड़ा द्वीप है। निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार, तभी इसका नाम है। तो वहीं पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये भी 2003 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। अब इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया देख लेते हैं इसके। तो कैम्बल बे, हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार में कितने 9 नेशनल पार्क हैं, जो कि हम नेशनल पार्क के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इसमें कौन कौन से हैं, तो कैम्बल बे एक नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो वो किसका पार्ट है, वो निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। एक गलाथिया बे जो है, गलाथिया बे, ये भी एक क्या है, नेशनल पार्क, ये भी इंटरनल पार्ट है किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का। अब इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से होंगे, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भारत का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। फिर जाइंट लेदर बैक सी टर्टल, ठीक। जाइंट इसकी बहुत बड़ी लेदर की तरीके से क्या होती है, बैक होती है, वो वाला टर्टल वहीं पे पाया जाता है। और ये मलयान एक बॉक्स टर्टल भी पाया जाता है, और निकोबार ट्री श्रियू भी पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एनिमल हैं किसके, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के। तो ये हमने 4 देख लिए बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेक्स्ट 4 देखते हैं, मानस जो कि असम में है, फिर सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, फिर सिमलीपल जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में है, और गल्फ ऑफ मन्नार जो कि बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका तमिलनाडु में है, ठीक है। यानी कि इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक गल्फ है जो कि जैसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि हम लोग देखेंगे, सी काऊ जिसको कहते हैं। तो ये सारे हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मनास, सुंदरबन और सिमलीपल। ये 1989 में ये 3 बने थे, गल्फ ऑफ मन्नार, मनास और सुंदरबन। और सिमलीपल 1994 में बना था। तो ये सारे हैं, ये उसकी लोकेशन की डिटेल है, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। और पार्ट, और ये मनास क्या है, ये कोकराझार, बोंगई गांव, बारपेटा, नलबरी, कामरूप और दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये इतनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मनास बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और पार्ट ऑफ सुंदरबन कहाँ है, ये पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा कहाँ पे मिलता है, सुंदरबन में, जो लोग हम जानते हैं सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिलके, उसको क्या कहते हैं, सुंदरबन। और ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में।
और ये कहाँ पे है? सिमलीपल, जो कि उड़ीसा में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कौन कौन से हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? कोर में क्या पड़ता है? मानस नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब कि ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका कोर एरिया क्या है? इसका कोर एरिया है मानस नेशनल पार्क, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो कि प्रोजेक्ट टाइगर है, इसमें जो मानस नेशनल पार्क है इसमें क्या है? टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। और मानस रिवर से इसका नाम पड़ा है क्या? मानस नेशनल पार्क। यहाँ से क्या? मानस रिवर जो निकलती है। और ये क्या है? मानस रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि हम लोग जानते हैं आसाम में ही इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, उससे पहले इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जो कि हम लोग जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे कभी तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि ये चैम यंगनंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर यारलू जंगबू इसका नाम, सांगपो इसका नाम होता है, फिर उसके बाद जो सेंटेक्सिल बैंड है हमारा, ईस्टर्न एंकर ऑफ हिमालय विच इज़ जो पर्वत है वहाँ से फिर क्या है? दिहांगार से ये बेंट हो जाती है यहाँ पे, तो उसे दिहांग रिवर कहते हैं। फिर उसके बाद जब आसाम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। फिर बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, फिर उसके बाद मेघना है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। ओके, और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है मानस, जो कि असम में ही है, उस पे इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है मानस नेशनल पार्क। ओके, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं? असम रूफल्ड टर्टल है, ठीक है, हिप्सिड हेयर है यानी कि खरगोश है, और ये वाला, और फिर उसके बाद गोल्डन लंगूर है, ये लंगूर, और पिग्मी हॉग है, और वाइल्ड वाटर बफेलो। ठीक, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट एनिमल हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के। फिर देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्या है? ये तमिलनाडु कोस्ट पे पाई जाती है, थुथुकुडी से धनुषकोडी के बीच में। कौन? गल्फ ऑफ मन्नार पाई जाती है, हम लोग जानते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत है, यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है, इसके बीच में क्या है? ये गल्फ है, ठीक है। और इसके बीच में स्ट्रेट है जिसको क्या कहते हैं? पाल्क स्ट्रेट, जो कि क्या करती है? बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ती है? अरेबियन सी यानी कि इंडियन ओशियन से जोड़ती है, जैसे पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। और यहीं पे एक गल्फ पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। उसी के नाम पर ये बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पड़ा है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे? ये बीच में क्या है? एक ब्रिज भी है जिसे हेडम ब्रिज भी कहते हैं, वही हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक है, बाकी ये लोकेशन आप लोग बस देख लें। ठीक, तो ये तमिलनाडु के कोस्ट में थुथुकुडी से धनुषकोडी के बीच में ये पड़ता है। 1986 में 21 स्लेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक, और 1989 में इसको क्या किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये दोनों डेट है, 1981 में ये नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क फिर कोर एरिया में आ गया, और इसको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके, और ये भी क्या है? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक, और ये क्या है? एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि ये समुद्र में, यानी कि ये लैंड पे नहीं है, ये मरीन है, यानी कि समुद्र में बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। और इसमें डुजोंग यानी कि सी काऊ, ठीक, तो ये पाया जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है हमारा, उसके इंपोर्टेंट फीचर क्या है? अब इसमें क्या है? तीनों हैं चीज़ें, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। सुंदरबन ही नाम से है नेशनल पार्क, सुंदरबन ही नाम से है टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व। फिर क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये रामसर साइट भी है, ठीक है। तो सुंदरबन क्या है हमारा? नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व पाया जाता है यहाँ पे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सुंदरबन, रामसर साइट भी है सुंदरबन, और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, ठीक है। और सुंदरबन सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, तभी उसको क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ओके, और ये सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कहाँ पे? सुंदरबन में। सुंदरी ट्री जो कि क्या? मैंग्रोव वाले ट्री है, ठीक। और ये क्या है? मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं। इन्हें हेलोफाइट्स, हेलो यानी कि
हेलोफाइट्स, तभी इनको क्या कहते हैं, जो क्योंकि सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं तभी इनको कहते हैं हेलोफाइट्स। ओके, ठीक, जो नमक के पानी में उगने वाले पौधे, ठीक, हेलोफाइट्स कहते हैं उनको। तो मैंग्रोव जो है इन्हें हेलोफाइट्स भी कहते हैं। अब इनका जोनेशन क्या है, कोर एरिया में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बफर एरिया में क्या है, हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और संजन खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यानी कि बफर एरिया में ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया में है, किसमें, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। फिर इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं इसमें, कौन से, मास्क फिनफुट, यानी कि ये जो है मास्क्ड फिनफुट ये पाया जाता है। फिर एस्चुरियन क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है, और रॉयल बंगाल टाइगर, हम लोग जानते हैं जो हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क है वहाँ पे क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे नेम ड्राइव फ्रॉम द साइमल, यानी कि सिल्क कॉटन ट्री के नाम पे इसका सिमलीपल नाम रखा है बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, और इसका साइंटिफिक नेम ये है बॉम्बैक्स शियबा, और ये उड़ीसा में है जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसका जोनेशन में कोर एरिया में सिमलीपल नेशनल पार्क है, बफर एरिया में कौन कौन सी सेंचुरियां हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां, हदागढ़ और कुल्डिया, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट जो ये है इंडियन बाइसोन, ठीक, भारत का बिशोन जो है ये यहाँ का इम्पोर्टेंट एनिमल है, जिसे गौर भी कहते हैं। और वाटरफॉल यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन, जोरंदा और बरेहा पानी, ठीक, बैरही पानी फॉल्स। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसे यूनेस्को का स्टेटस मिला था 2009 में, ये भी पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 4। तो हमने 8 देख लिया अभी बायोस्फीयर रिजर्व, बाकी अभी 10 बाकी हैं, जिसमें कि अब देखते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइखो अगेन असम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अगस्तमलाई केरला में। ये सारे हैं इनके, ये ईयर हैं, स्टैब्लिशमेंट ईयर, ये इनका क्या है, लोकेशंस है। जैसे कि डिब्रू साइकोप कहाँ पे, डिब्रू साइकोप डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है। देहांग देवांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पार्ट ऑफ सियांग और दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है इसका। और उसके बाद पंचमढ़ी जो है पार्ट्स ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये पाया जाता है, ये लोकेशन है, इन सारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और कंचनजंगा जो है ये पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स में ये पड़ता है। अब देखते हैं पंचमढ़ी जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जाके हमने देख लिया। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ है, और ये 2009 में यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया था, इसके कोर जोन में सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इसके कोर जोन में कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। बफर जोन में बोरी और पंचमढ़ी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं। इम्पोर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं, सांबर लार्जेस्ट ईयर है, और ये स्टेट एनिमल है किसका, उड़ीसा का भी। चीतल है, नीलगाय है, वाइल्ड डॉग है, इंडियन वॉल बिशोन, और इंडियन जाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल हैं, किसमें, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में, और इसके कोर में मॉलिंग नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में अगेन। और बफर एरिया में क्या है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसमें इम्पोर्टेंट रेयर मैमल पाए जाते हैं, कौन से, मिसमी टाकिन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक ब्लैक डियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, ये कौन सा है, देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। और फिर क्या है, डिब्रू साइखो बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पे, असम में है, कोर एरिया में ये नेशनल पार्क पाया जाता है डिब्रू साइखो नाम से ही। और ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर के उत्तर में, डिब्रू के दक्षिण में ये सीमा बनाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं, गोल्डन लंगूर है, व्हाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरोट बिल, और केप लंगूर एंड रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, अब नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में है, कोर एरिया कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको 2009 में जो है शामिल किया गया था। बफर एरिया में कौन सी है, थुलोंग जो है मोनेस्ट्री,
ये धार्मिक स्तर है इसका किसमें, बफर एरिया में इसके। इम्पोर्टेंट एनिमल स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, हिमालयन ताहर, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर एंड सीबेट। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क। अब 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब ये सारे इकट्ठे देखते हैं। तो अगस्तमलाई, अचानकमर, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम और पन्ना। तो ये सारे वाइसफीयर रिजर्व हैं जो कि 2001, 5, 8 ये आप लोग देख लेना। और इनकी लोकेशन क्या है, नयार, ये सारी लोकेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, एज इट इज़ है, आप लोग देख सकते हैं एक आइडिया के लिए कि कहाँ कहाँ पड़ता है। बाकी ये सारे हैं, ठीक है, ये मैप में दिखा दिए हैं। कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में, फिर कच्छ, गुजरात, पंचमढ़ी पे, पन्ना वाइसफीयर रिजर्व यहाँ पे, और अगस्तमलाई केरला में, अचानकमर, अमरकंटक और शेषाचलम हिल्स। तो कच्छ वाइसफीयर रिजर्व हम जानते हैं कहाँ पे, गुजरात में। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ में कच्छ शामिल है इसमें। और कच्छ एक क्या है, डेजर्ट एरिया जैसा कि हम लोग जानते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा सलाइन और मार्सी ट्रैक्ट है ये, और सबसे कम वर्षा और स्पार्स वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है रन कच्छ रन एरिया में, ठीक है। इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में कौन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड एस फाइन सेंचुरी है, और ये वाइल्ड डॉग यहाँ का स्पेशल एनिमल है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, स्पेशल ग्रासलैंड पाए जाते हैं जिन्हें बन्नी घास के मैदान यानी कि बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं। ये एशिया के फाइनेस्ट ग्रासलैंड में से एक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एशियाटिक अचानकमर अमरकंटक वाइसफीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। अब अमरकंटक जो है वो नर्मदा और सोनभद्र का ओरिजिन है, ये हम लोग जानते हैं। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और मैकाल रेंज में स्थित है। अचानकमर टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में ये 2012 में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगस्तमलाई वाइसफीयर रिजर्व, ये वेस्टर्न घाट रीजन में स्थित है, और ये 2016 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ वाइसफीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। और ये अगस्त्यमाला माउंटेन्स हैं जिसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है, और ये इंडिजिनस ट्राइब इसमें कनकनी ट्राइब भी रहती है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सर्वाइविंग ट्राइब है। इंपॉर्टेंट एनिमल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट और नीलगिरी तहर। फिर है शेषाचलम, ठीक, ये आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश नेशनल पार्क इसमें शामिल है, ईस्टर्न घाट रीजन में स्थित हैं ये। इंपॉर्टेंट एनिमल ये हैं येलो थ्रोटेड बुलबुल, और ये येलो थ्रोटेड बुलबुल, और ये ग्रीन पिजन, ये वाले पिजन भी पाए जाते हैं, पोम्पादुर ग्रीन पिजन। फिर ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर भी पाए जाते हैं। पन्ना वाइसफीयर रिजर्व ये 2020 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क इसमें शामिल है, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है, और विंध्यन हिल रेंज के टेबल टॉप माउंटेन में ये स्थित है। बुंदेलखंड रीजन का ये हिस्सा है। कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से ये प्रभावित है। कौन सा, पन्ना वाइसफीयर रिजर्व, जिसके बारे में आप लोग न्यूज में पढ़ सकते हैं। गोंड ट्राइब यहाँ पे निवास करती है, ठीक है, ओके। अब ये सारे इंपॉर्टेंट एनिमल हैं, टाइगर, लेपर्ड, चीतल, चिंकारा, और फिर नीलगाय, सांबर और स्लॉथ बियर। अब ये नया है जो 2025 में आया, कोल्ड डेजर्ट वाइसफीयर रिजर्व, ये 2025 में शामिल किया है, हिमाचल प्रदेश में है। हाई एल्टीट्यूड में कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। कोर जोन में पिन वैली नेशनल पार्क पाया जाता है। बफर जोन में चंता लेक, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके बफर जोन में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एनिमल इसका स्पोर्टेड स्नो लेपर्ड है जो कि बहुत ही रेयर है, ये इसका फोटो है। ये सारे कौन से हैं, यूनेस्को के बायोस्फीयर भारत के वे बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ तो 18 लिए हैं, जिसमें कि ये 13 जो हैं यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं, जिसमें नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल, अचानकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना और कोल्ड डेजर्ट, ओके। ये उनके जो है ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है जो यूनेस्को के द्वारा करे गए थे, ओके। ये सारे स्टेट हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, और ये सारा मैप में, एक मैप में इकट्ठे हैं। ये कौन से हैं, ये वो हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं, उनकी लोकेशन है। जैसे कि ये उत्तराखंड में नंदा देवी है, कंचनजंगा सिक्किम है, ये सिक्किम वाला पार्ट है, ये मेघालय का नौकरेक, फिर यहाँ पे सुंदरबन जो कि यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र में पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में, सिमली पर उड़ीसा में, ठीक। फिर उसके बाद अचानकमर, अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में फिर ग्रेट निकोबार ये अंडमान, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी ये यहाँ पे है, तमिलनाडु ये 3 है, तमिलनाडु, कर्नाटक और
केरला में, फिर अगस्तमलाई, ठीक, और फिर पंचमढ़ी और पन्ना दोनों एमपी में, फिर उसके बाद कोल डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में। ये सारे हमारे क्या हैं, सारे वो बायोस्फीयर रिजर्व में हैं जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल जो कि है जीएस विद अशोक, यू कैन फॉलो ऑन। ठीक, धन्यवाद।